नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के बैक ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं और आज भारतीय इतिहास के हम वर्ष 2013 में आए हुए सभी प्रश्नों को देखेंगे। ऐसे से करके हम आपको 2021 तक के सभी सब्जेक्ट्स के सभी प्रश्नों को हल करवाएंगे। इससे आपके बैक ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर का रिवीजन है वो साथ साथ होता चलेगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग जीएस की बेहतरीन पीडीएफ नोट्स, अपडेटेड पीडीएफ नोट्स और एक ऐसी नोट्स जिससे आपका यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ और यूपी के सभी एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएं, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है। वहाँ पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज ज़रूर करें और एक बार सैंपल ज़रूर देख लें। सैंपल देखने के बाद अगर आप नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सैंपल आप ज़रूर देखिए। निश्चित रूप से आपके लिए एक बेहतरीन नोट्स ये साबित हो सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ष 2013 में जो पहला प्रश्न आया था वो था, निम्न में से कौन अलवर संत नहीं था? निम्न में से कौन अलवर संत नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा तिरुज्ञान। तिरुज्ञान अलवर संत नहीं थे। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। देखिए, उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी शिव पूजा का व्यापक प्रचार प्रसार था। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनार संतों द्वारा हुआ। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई, जिसमें प्रमुख अपार, तिरुज्ञान, सबंदरम, सुंदरमूर्ति, मणिवक, वाचगर आदि का नाम उल्लेखनीय है। यानी जो इसमें तिरुज्ञान थे वो अलवार संत नहीं थे, वो नयनार संत थे। नयनार जो संत थे वो शिव की पूजा करते थे, शैव धर्म के उपासक थे, जबकि जो अलवार थे वे विष्णु के उपासक थे, वो विष्णु की पूजा करते थे। ओके, अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो ये था सुभद्र। सुभद्र, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? देखिए, मौर्य काल में सीता किसको कहा जाता था? ये जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय होती थी उसको मौर्य काल में सीता कहा जाता था। इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो मौर्य काल राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष था, जो दासों, कर्मकारों तथा बंदियों की सहायता से खेती करवाता था। इससे जो आय होती थी उसको सीता कहा जाता था। ओके, अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था। रोगियों की चिकित्सा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में दारुल सफा या खैराती दवाखाना की स्थापना की। यहाँ रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा और भोजन की उत्तम व्यवस्था थी। ओके, अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का, टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो ये है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे की जीतल नामक मुद्रा चलाई थी। ठीक है, देखिए, दिल्ली की मुद्रा प्रणाली में इल्तुतमिश का शासनकाल ऐतिहासिक महत्व रखता है तथा मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान सर्वाधिक है। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। इसने चांदी का टंका चलाया और अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र, इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता को समर्पित मंत्र गायत्री मंत्र है, जो कि ऋग्वेद में उल्लिखित है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, याद रखिएगा इसको। अगला है, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उनको शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, शिक्षक के रूप में उनको प्रदर्शित करती है। अगला है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक भारत का उल्लेख इन तू के नाम से करते हैं। देखिए, ईसा की प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रवेश होने पर चीनियों ने भारत के लिए ली एन चू या चू आतू शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन ह्वेनसांग के बाद वहाँ इन तू शब्द का चलन हो गया है। तो ऑप्शन 20 में सही होगा। ये नया प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और उसी अनुवाद विभाग के तहत बहुत सारे जो ग्रंथ थे
उसका फ़ारसी में अनुवाद हुआ। उसी में से एक था रामायण। रामायण का फ़ारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? जहांगीर के शासनकाल में बहुत सारे विद्रोह हुए थे, जिसमें खुर्रम, उसका खुद का बेटा, महाबत खां और खुसरो, इन तीनों ने जहांगीर के काल में विद्रोह किया था। आसफ खान ने नहीं किया था। तो यानी ऑप्शन डी सही होगा, 2, 3 और 4। जहांगीर के शासनकाल में खुसरो ने 1606 में, खुर्रम ने 1623 में और महाबत खान ने 1626 ईस्वी में विद्रोह किया था। अब आते हैं हम 2013 में आए हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ प्रश्नों पर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न था, निम्न में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? जजिया कर को पुनः लगाना फर्रुखसियर बिल्कुल सही है। मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड के शासनकाल में बिल्कुल सही है। सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से बिल्कुल सही है। दास्ता का अंत ये मैल्कम ने नहीं किया था, ठीक है। दास्ता का अंत मैल्कम ने नहीं किया था, बल्कि दास्ता या दास प्रथा का अंत किसने किया? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं आपको बता चुका हूँ इसको। तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? अरुणा आसफ अली 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी। अरुणा आसफ अली का जन्म 1909 में अविभाजित पंजाब के कालका में हुआ था। ये जन्म से ब्राह्मण थी, लेकिन उन्होंने अपना विवाह मुस्लिम व्यक्ति आसफ अली से कर लिया। अरुणा आसफ अली मुख्य रूप से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। इसमें क्या है, एक तरफ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके लेखक कौन है उसके नाम दिए गए हैं। तो इसमें आपको सुमेलित करना है। तो अगर आपको याद होगा, जवाहरलाल नेहरू की एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो यानी डी का 3 होना चाहिए। तो इसमें देखिए डी का 3 2 जगह सही है, एक ए में और एक सी में, यानी बी और डी तो पहले ही गलत हो गए। अब ए और सी में आपको चुनाव करना है कि कौन सा सही है। तो यानी जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। इसके बाद राम मनोहर लोहिया ने लेडी कैथरीन मेयो ने मदर इंडिया लिखी है और लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापेरे ने फ्रीडम एंड मिडनाइट पुस्तक लिखी है। तो ए इसमें सही होगा, याद रखिएगा ये, ओके। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो कि 1940 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। इसी में पाकिस्तान का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। अगला है, 1942 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? ये प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। इसके बारे में थोड़ा व्याख्या से देखते हैं। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित कर दिया गया और इसी सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ओके। अगला प्रश्न है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? देखिए, चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध ही महात्मा गांधी जी ने किया था और ये महात्मा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद का पहला सत्याग्रह था। 1917 ईस्वी में हुआ था और तिनकठिया का जो मतलब था वो यही था कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। जो अंग्रेज थे वो वहाँ के चंपारण के किसानों से जबरन यानी ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। कुल भूभाग के यानी अगर 20 भाग है तो उसके तिहाई भाग पर नील की खेती करवाना चाह रहे थे। उसी के विद्रोह में ये विद्रोह हुआ था। यहाँ पर देखिए लिखा है, चंपारण के कृषक आंदोलन की समस्या बहुत पुरानी थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों से अनुबंध किया था, जिसके तहत किसान अपनी कुल भूमि के 3/20वें भाग में नील की खेती करने के लिए बाध्य थे। इसे ही तिनकठिया पद्धति कहते थे, ओके। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ये 1931 के कराची अधिवेशन में कहा था, ठीक है। ये 45वां अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो कि कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पास किया गया था। इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो याद रखिएगा ये।
अगला प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बी चिपड़ूकर और एम बी जोशी, तीनों ने मिलकर पुणे में इसको स्थापित किया था। अगला है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? ये वी चिरोल, वैलेंटाइन सिरोल। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1956 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तिलक का राजनीतिक जीवन 1891 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद प्रारंभ हुआ। लंदन टाइम्स के संवाददाता वैलेंटाइन सिरोल ने ही तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ भी चुका है। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना आधार बनी किसका? देखिए माउंटबेटन योजना ही भारत के विभाजन का आधार बनी थी। इसी योजना के आधार पर ही भारत को, भारत और पाकिस्तान दो राज्यों में, दो देशों में विभाजित कर दिया गया था। ओके। अगला है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो ये थे सर तेज बहादुर सप्रू, टीबी सप्रू। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए विस्तार से। देखिए 1945 में ब्रिटिश सरकार ने IAA, ठीक है, के सैनिकों एवं अधिकारियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त शहनवाज खान प्रेम सहगल की तरफ से राजद्रोह का आरोप लगाया किया। बचाव समिति का नेतृत्व भूला भाई देसाई ने किया। इसके अन्य वकील तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा असफ अली और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, तो इन सब ने इस मुकदमे को लड़ा था और हालांकि बाद में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था और इन तीनों की सज़ा को माफ़ कर दिया गया था, फांसी की सज़ा को। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था और इस हत्याकांड के विरोध में सर शंकरन नायर, ऑप्शन सी सही है, सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा या त्यागपत्र दे दिया था। ओके, तो ये 2013 में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऐसे हमारे साथ बने रहें, आपको पूरा सब कुछ एक साथ ही मिलने वाला है। नमस्कार।